अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक आज अब से हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। यानी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लीनियर होगा और हमारी कांस्टेंट इक्वेशंस भी लीनियर होंगी, ठीक है। और उसके सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही वेल नोन मेथड है, दिस इज कॉल्ड सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। सिंप्लेक्स मेथड के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि होता क्या है। आपको स्लेट वेरिएबल, सरप्लस, ये सारे कंसेप्ट आपके पहले से आपको नोन है, उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करी बल्कि आगे बढ़ रहे, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो कहता है किसी भी प्रॉब्लम को जब आप फॉर्मुलेट करते हो एलपीपी मॉडल को, तो सबसे पहले अपनी डिसीजन वेरिएबल्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेट किया जाता है। तो ये मेरे हिसाब से हम चैप्टर 1 से ये सारा काम कर चुके हैं। उसके बाद कांस्टेंट सेट बनाना है, कंडीशन वेरिएबल्स डिक्लेयर करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा सबसे स्टेप 2 में जो हमारा सबसे मेन काम होगा वो ये होगा कि हम उसकी कैनोनिकल फॉर्म बनाएं, ठीक है। यानी अगर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू हमारे पास इनइक्वालिटीज हैं, इनइक्वालिटी में अगर कोई कांस्टेंट सेट बन रहा है तो उसे हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर लेस देन इक्वल टू टाइप है तो उसमें स्लेट वेरिएबल्स, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप है तो उसमें से सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर कोई एग्जैक्ट टाइप है तो उसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें एग्जैक्ट टाइप में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों डाल रहे हैं, इसका जवाब हम चैप्टर के एंड में करेंगे जब हम सिंप्लेक्स मेथड को समझ लेंगे कि वो है क्या, ठीक है। उसके बाद हमें बताया गया कि इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम कहते हैं हमारे पास अगर m नॉन आइडेंटिकल इक्वेशंस हैं यानी कंसिस्टेंट है और n ही हमारे पास वेरिएबल्स हैं और m लेस देन n की कंडीशन आ जाए इंक्लूडिंग ऑल डिसीजन वेरिएबल्स, सबको मिला के n है, ठीक है। n वेरिएबल्स किस किस को मिला के, डिसीजन, स्लैब, सरप्लस, आर्टिफिशियल, सबको मिला के, ठीक है। वी गेट m नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स n माइनस m नंबर। अब सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स को अलग अलग आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास इक्वेशंस जितनी भी चाहे इक्वेशंस होंगी, अगर हम उनमें हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई m इक्वेशंस थी, ठीक है। अब m में से कुछ लेस देन इक्वल टू टाइप की थी, कुछ इक्वल की, कुछ ग्रेटर देन इक्वल थी। अब इन सबको जब इक्वल बनाना था तो हमने इसमें एक एक वेरिएबल ऐड कर दिया, इसमें कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया है, ठीक है। इसमें हमने माइनस किया है सरप्लस को, तो हर इक्वेशन में हमारे पास एक एक वेरिएबल बढ़ जाएगा, एक एक वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास t डिसीजन वेरिएबल t थे तो हमारे पास बाकी के प्लस m जो है हमारे पास प्लस वेरिएबल्स, ये कौन से, इसमें आर्टिफिशियल, स्लैब, सरप्लस सब मिला के m वेरिएबल्स मजीद ऐड हो जाएंगे और ये टोटल बन जाएगा n, ठीक है। अब हम कहते हैं कि n में से अगर हम m को माइनस कर दें, n में से अगर हम m को माइनस कर दें तो बेसिकली हमारे पास वो नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स की इक्वल वैल्यू बनती है। लेकिन अक्सर कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन आ जाती है या कहीं पे हमारे पास कांस्टेंट्स इक्वेशन भी बहुत कम दी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी 3 डिसीजन वेरिएबल्स है और 2 कांस्टेंट इक्वेशन उसमें दे दी, फिर हमने मजीद स्लैब, सरप्लस वगैरह ऐड किए तो वो मजीद बढ़ गए, यानी अब वो 5 टोटल वेरिएबल हो गए और 2 हमारे पास कांस्टेंट इक्वेशंस हो गई। तो इस हवाले से भी हमारे पास ये आ जाता है कि हमारे पास 2 मजीद, जब हम फिर इसमें से 5 में से टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 5 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 बनता है, ठीक है। तो अब हमने 3 चूज करते होते हैं कि ये 3 कौन से हैं, ठीक है। बेसिकली ज्यादातर आपके पास नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल के इक्वली आपका आ जाता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में नहीं भी पॉसिबल होता। तो यहाँ से हमें मिल गया, हमें ये बता रहा है कि ये जो हमारे पास जितने वेरिएबल्स हैं ये नॉन बेसिक हैं। ये क्या है, ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, यानी इनका सॉल्यूशन में किरदार क्या है कि ये सॉल्यूशन में नॉन बेसिक वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसका हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो 0 पे एग्जिस्ट करता है, जिनका ऑप्टिमल सॉल्यूशन 0 होता है, ठीक है। जिनका ऑप्टिमल सॉल्यूशन 0 हो उन्हें हम नॉन बेसिक कहते हैं, और जिनका अदर देन 0 या ग्रेटर देन 0
या इनके अलावा होते हैं उन्हें हम बेसिक वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, तो इनिशियली हम सिंपलेक्स मेथड का क्राइटेरिया ये है कि हम अपनी मर्जी के नॉन बेसिक चूज करेंगे, हम डिसाइड नहीं करेंगे, हमारा मेथड डिसाइड करेगा एट द एंड ऑफ द टेबलो। ठीक है, तो हमने पहले अपनी मर्जी के चूज कर लेने। ज्यादातर हम कौन से चूज करते हैं, अपने डिसीजन वेरिएबल्स में से ले लेते हैं कि हमारे जितने डिसीजन वेरिएबल्स है x1 x2 अप टू सो ऑन xt, ठीक है, हम कह देते हैं ये सब की वैल्यू क्या है, 0। नॉन बेसिक जब हम चूज करते हैं कि ये सारे वेरिएबल्स नॉन बेसिक हैं तो दैट मीन्स कि इनकी वैल्यू 0 है। ठीक है, उसके बाद जब हम इन्हें कांस्टेंट इक्वेशंस में पुट करते हैं तो हमारे पास स्लैक, सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की वैल्यूज भी आ जाती हैं और ये हमारे क्या बन जाते हैं, बेसिक वेरिएबल्स। क्या बन जाते हैं, हमारे बेसिक वेरिएबल्स, यानी बाकी के अदर देन ये जो m बनते हैं ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स बन जाते हैं। और इनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में किरदार ये होता है कि ये सबको 0 कर देते हैं, क्योंकि जब आपको पता है आप स्लैक वेरिएबल यहाँ ऐड करते हो तो उसी तरह से ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0s1 लिख देते हो प्लस 0s2 लिख देते हो। ठीक है, इसी तरह से आर्टिफिशियल के लिए भी हम सेम करते हैं। ठीक है, यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा, ये सब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के बाद, ठीक है, निकालने के बाद या बेसिक वेरिएबल्स निकालने, बेसिक वेरिएबल्स पता होने के बाद हम एक टैबलो कंस्ट्रक्ट करते हैं। उस टैबलो में कुछ ये चीजें होती हैं। पहली चीज कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। अब हमें बेसिक वेरिएबल्स का पता है ना कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर उनके वेरिएबल्स का कोफिशिएंट क्या है। बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, सॉल्यूशन वैल्यूज क्या है, यानी उनका जो सॉल्यूशन आया जब हमने यहाँ पे ये सब वैल्यू 0 0 अपने कांस्टेंट सेट में और अपने ऑब्जेक्टिव सेट में पुट की तो कांस्टेंट सेट से हमारे जो बेसिक वेरिएबल्स s1 s2 या आर्टिफिशियल वेरिएबल कोई था तो उसका कोई ना कोई आंसर आया होगा। तो ये जो आंसर आए हैं ये इनकी सॉल्यूशन वैल्यूज आए हैं। ठीक है, उसके बाद डिजाइन वेक्टर और डिसीजन वेरिएबल का सेट कौन सा, स्लैक, सरप्लस कौन से हैं, आर्टिफिशियल, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सा है, ZJ बनाना है। अब हमने ZJ एक नई टर्म है हमारे लिए। ZJ बेसिकली एक नई टर्म इसलिए है कि इसमें हम क्या करेंगे, हम बेसिक वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट का कॉलम होगा उसे हम अपने सॉल्यूशन वाले के साथ मल्टीप्लाई करके सम करेंगे। ये जब हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ZJ बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी कोफिशिएंट्स हैं हर वेरिएबल के उनको लिखते हैं और ZJ माइनस CJ बेसिकली नेट कॉन्ट्रीब्यूशन को शो करता है। तो ये एक बॉडी है आपके टैबलो की, जिस तरह से मतलब आप इन सब चीजों को अपने टैबलो में किस तरह से मेंशन करेंगे। जब आप इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो उसके बाद आप ये सेट CJ वाली वैल्यूज बेसिकली यहाँ लिखी जा रही है। ठीक है, और सॉल्यूशन वैल्यूज यहाँ लिखी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आपके सारे के सारे वेरिएबल्स आप लिस्ट करोगे, पहले डिसीजन, फिर स्लैक और फिर आर्टिफिशियल। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप अपने कांस्टेंट्स की जितने भी आपके कोफिशिएंट्स हैं, यानी यूं समझो जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स बनता है ना वो सारा यहाँ लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ CB और YI ये हमारे पास हैं सॉल्यूशन वैल्यूज। हम क्या करेंगे, हर CB को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन वैल्यू से मल्टीप्लाई और फिर इन सबको सम करके हम यानी CB क्या होगा, CB हर YI, यहाँ पे है ना YI, बेसिकली हम क्या करने लगे हैं, हम क्या करेंगे, हर CB को हर उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो कॉलम होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसके साथ इसके साथ फिर इन सबको सम करके यहाँ पे जितनी भी होंगे तो सबको सम करके यहाँ लिखेंगे। फिर इसी CB को उसके अगले कॉलम के साथ सिमिलरली इन सबकी हर करस्पॉन्डिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उनका सम करके यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली जितने भी कॉलम्स होंगे उन सबके साथ करके हम यहाँ लिखेंगे वैल्यूज, और फिर यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी उनको इस CJ वैल्यूज के से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो टेबल का काम है ना वो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं साथ और उसमें करते जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एक एग्जांपल जो वो हमें दे रहा है वो कुछ ये है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स हैं, तो ये है हमारे पास स्लैक वेरिएबल्स। तो जब मतलब लेस देन इक्वल टू टाइप का, ठीक है, तो इसमें जब हम करेंगे तो ऐड होगा स्लैक वेरिएबल प्लस 0.02y प्लस s1
24, ठीक है। अगला -0.01x -0.05y। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का है तो इसमें माइनस होगा हमारा सरप्लस वेरिएबल s2 -44, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी हम सिमिलर करेंगे कि इन दो वेरिएबल्स को 0s1 + 0s2 के साथ ऐड कर देंगे। अब हमारा ये नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन और नया कांस्टेंट सेट मिल गया हमें, ठीक है। अब हमने इसमें से निकालना अपना इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमने इनिशियल फिजिबल जो सॉल्यूशन निकालना है उसमें हमें पता है कि हमने फाइंड करना है कि हमारे पास सरप्लस कौन सा है। अब हमारे पास टोटल वेरिएबल्स कितने हैं और टोटल कांस्टेंट्स कितने। टोटल वेरिएबल्स x, y, s1 और s2 4 हैं, टोटल कांस्टेंट्स 2 हैं, तो ये आ गए 2, यानी 2 हमारे पास नॉन बेसिक, ठीक है। अब हमारे ये बेसिकली इक्वल नहीं है, सॉरी यहाँ पे गलती से ये मैंने इक्वल डाल दिया, आपने इक्वल यहाँ नहीं डालना। बेसिकली ये इक्वल है, हम यहाँ लिख सकते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स, नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। ये हमें क्या बताता है n-m कि ये नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स कितने हैं, ठीक है। हम खुद से लेट कर लिया करते हैं कि लेट x और y, इसके साथ कंडीशन आ जाएगी कि s1 और s2 दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x और y के साथ, ठीक है। कि लेट x और y जो दोनों हैं ये दोनों नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, हम खुद से लेट कर रहे हैं, ठीक है। कि ये दोनों नॉन बेसिक्स हैं तो हम पुट कर देते हैं कि x और y दोनों की वैल्यू 0 है। जब दोनों की वैल्यू 0 है, इस वैल्यूज को यहाँ पुट करें तो हमारे पास हमारा सॉल्यूशन आएगा। पहला क्या आ जाएगा, s1 की वैल्यू 24 और s2 की वैल्यू -44। तो ये हमारा इनिशियल फिजिबल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। पहला अब इन वैल्यूज को, इन चारों वैल्यूज को जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास z की वैल्यू 0 आती है। तो ये हमारा पहला ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है, ठीक है, पहला। अच्छा, अब यहाँ पे एक और केस भी है, अगर आपका मिनिमाइज है तो आप उसे मैक्सिमाइज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक तीसरा कांस्टेंट भी हमने गलती से 2 ही कंसीडर कर लिया, तीसरा भी है, तो जाहिर बात है जब तीसरा भी है तो इसमें भी लेस देन इसमें s3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। s3 ऐड होगा और फिर इसी तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी 0s2 ऐड करेंगे। अच्छा, एग्जांपल तो यहाँ पे की होगी, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। हम क्यों ना एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करें, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम आपका यही रहता है कि एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा या इसमें ये इशू आ रहा है, इसका सॉल्यूशन उसके मुताबिक नहीं आ रहा, ठीक है। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे जब हम अपना ये लेस देन इक्वल टू है और ये मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है तो आपका ऑथर जो है ना वो ज्यादातर मैक्सिमाइज के प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके आपके मेथड को सॉल्व कर रहा है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से कर रहा है। फिलहाल हम इन कांस्टेंट सेट को क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें हमने प्लस s1 ऐड किया और ये इक्वल्स का बन गया, इसमें हम प्लस कोई s2 ऐड करेंगे और ये इक्वल्स टू 12, इसमें प्लस 3 ऐड करेंगे और ये इक्वल्स टू 10, यानी हमारे 3 कांस्टेंट्स बन जाएंगे। जबकि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अपने 0s1 + 0s2 + 0s3 ऐड कर देंगे। अब टोटल हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं और यहाँ पे भी s1 s2 और s3 का ऐड कर देंगे इस कंडीशन में भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब टोटल हमने फाइंड करना है कि हमारे पास टोटल वेरिएबल्स कितने हैं। टोटल हमारे पास वेरिएबल है 6, कांस्टेंट इक्वेशन है कि हमारे पास 3, तो n-m यानी नॉन बेसिक वेरिएबल्स की तादाद कितनी है हमारे पास 3। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे x1 x2 और x3 जो है वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, तो इम्प्लाई करेगा कि ये तीनों की वैल्यू ये तीनों की वैल्यू अगर 0, हम इनके कांस्टेंट्स इक्वेशन के सेट में और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अगर हम पुट करते हैं ये 0s1 है, ठीक है, ये याद रखना है। जब यहाँ पुट करेंगे कि x1 x2 x3 भी 0 है, ये वैसे ही 0 0 0 है, ठीक है। s1 s2 s3 की वैल्यू कुछ भी हो,
कुछ भी हो से क्या मुराद है, यानी जब हम यहाँ x1 x2 x3 0 पुट करेंगे तो यहाँ से s1 की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है वो है कि s1 की वैल्यू 7, s2 की 12, s3 की हमारे पास आ जाती है 10। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन, ये वैल्यूज़, ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ और ये 3 वैल्यूज़ जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का z की वैल्यू आती है 0। ये हमारा पहला ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और ये हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे फर्दर कैसे जाना है, अब हमने क्या बनाना है, अब हमने अपना टैबलो बनाना है। ठीक है, टैबलो में हमने सबसे पहले क्या लिखना है, सी डी, पहला कॉलम क्या था, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसमें बेसिक वेरिएबल्स कौन से, s1 s2 s3, इनके कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, तो हम यहाँ s1 0, s2 का भी 0 और s3 का भी 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या लिखने होते हैं अपने, उसके बाद जो हमारा कॉलम है उसमें हमने लिखने होते हैं बेसिक वेरिएबल। तो बेसिक वेरिएबल कौन सा, s1 s2 s3, यानी हमने इन्हीं का कॉरेस्पॉन्डेंस वाला लेके चलना है। ठीक है, उसी का ही कोफिशिएंट डालना है जो वेरिएबल जहाँ लिखे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा आता है, अब इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक हमारा ऊपर लिखा जाएगा CJ और दूसरा सॉल्यूशन वैल्यूज़। सॉल्यूशन वैल्यूज़ हमारी s1 s2 s3 की क्या आई है 7, 12 और 10। ठीक है, 7, 12 और फिर इसका आंसर है 10। ठीक है, अब यहाँ पे हमने CJ लिखने हैं। CJ मतलब हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी कोफिशिएंट्स यूज़ हो रहे हैं उनकी वैल्यूज़ लिखनी है। तो पहला है, पहले हम वेरिएबल्स ना लिख लें कि हमारे पास जितने वेरिएबल्स हैं फिर उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डेंस कोफिशिएंट लिखते जाएंगे। अच्छा जी, हम वेरिएबल सारे लिस्ट कर लेते हैं, x1 x2 x3, s1 s2 और s3। ठीक है, s1 और ये s2 है और ये s3 है। अब x1 का कोफिशिएंट 2 -6, x1 का है 2, x2 का है -6, x3 का है 4, s1 का 0, s2 का 0, s3 का 0। हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखा कि कोफिशिएंट्स क्या है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने जो यहाँ पे फिल करना है वो है जी हमारी यहाँ पे, अब हम जो फिल करेंगे वो है जी हमारा कॉन्स्टेंट्स की इक्वेशंस। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स देखेंगे अब हम, कॉन्स्टेंट्स है 3। अब हमने x1 के नीचे x1 वाले कोफिशिएंट्स ही डालने हैं। ठीक है, वैसे ही। ठीक है, तो इसमें है जी पहला कांस्टेंट है 3, उसका ऑब्जेक्ट x1 का कोफिशिएंट है 3, -2 3, -2 3, s1 का है 1 और बाकी दोनों की 0। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कोफिशिएंट, नेक्स्ट कांस्टेंट्स -2 4। ठीक है, -2 4, x3 का कोई कोफिशिएंट नहीं है उसमें, s1 का भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, s2 का एक कोफिशिएंट है और इसका भी 0 नहीं है, जिसका नहीं होता उसका 0 डालना है। ठीक है, अगले में -4 3 5। ठीक है, यानी जैसे इक्वेशन लिखी है वैसे ही हमने यहाँ पे लिख देनी है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि हर इक्वेशन में अलग अलग कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट्स वाला अगर आप देखो तो अलग से वो 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग से बनेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ तक ये सब क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक हमारा टेबल बन चुका है। ठीक है, अब इस टेबल में देखें हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है ZJ। ठीक है, ZJ कैसे बनाना है, हमने यहाँ से ये CB का कॉलम इस कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करना है। 0 × 3, 0 × -2 और 0 × -4। ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई होकर 0, ये मल्टीप्लाई होकर 0, जब सम करेंगे तो 0 + 0 + 0। ठीक है,
थर्ड में भी सिमिलरली 0 + 0, इसमें भी 0, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या बनाना है हमने अब, Gj - Cj। अच्छा ये 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगली बनानी हमने Gj - Cj। तो Gj - Cj देखें तो Gj की हर वैल्यू में से Cj माइनस करना है, यानी हमने अगर आप देखें तो हमने करना है हमने 0 - 2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -2, 0 - 6, ठीक है। 0 - 6 तो ये +6 हो गया। 0 - 4 -4, ठीक है। 0 - 0 0 0 0, ठीक है। अच्छा अब हमने देखना है नेगेटिव। अब हमारे पास यहाँ पे क्योंकि हमारा फंक्शन, हमारा जो काम है वो है मैक्सिमाइजेशन। कौन सा हमारा फंक्शन, मैक्सिमाइजेशन का। तो मैक्सिमाइजेशन के केस के लिए वो हमें देता है कि अब उसके लिए कंडीशन है कि हमारा ऑप्टिमल तब हमें मिलेगा जब हमारी Gj - Cj की तमाम वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या आ रही हैं, दो वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं। अब इसमें से हाईएस्ट नेगेटिव कौन सी है, यानी इन दोनों नेगेटिव वैल्यूज में से ज़्यादा नेगेटिव मोस्ट वैल्यू कौन सी है, जिसका नेगेटिव का चार्ज ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है -4, क्योंकि 4 2 से बड़ा होता है और फिर इसके साथ नेगेटिव का साइन है। तो हम इस वाले कॉलम को क्या करेंगे, हम इस वाले कॉलम को चूज कर लें, ठीक है। कि ये हमारा कॉलम चूज हो गया और इसे हम कहते हैं की कॉलम। इसे हम क्या कहते हैं, की कॉलम। की कॉलम निकालने के बाद अब हमने रो भी चूज करनी होती है, की रो बनानी होती है। तो की रो बनाने के लिए हम रेशियो टेस्ट लेते हैं, ठीक है। रेशियो टेस्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन वैल्यूज को, हम डिवाइड कर देते हैं की कॉलम वैल्यू से। सॉल्यूशन वैल्यू है हमारे पास 7, तो 7 डिवाइड होगा 3 से, ठीक है। सेकंड में 12 डिवाइड होगा 0 से, थर्ड वाले में 5 डिवाइड होगा 10 से। अब इन तीनों वैल्यूज में से ये वाली तो आ गई अनडिफाइंड वैल्यू, ठीक है, इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। 3/7 में हमारे पास आ जाएगी 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 5/10 में हमारे पास आ जाएगी 0.5 वैल्यू, ठीक है। तो अब इन तीन वैल्यूज में से ये तो हो गई निगलेक्ट क्योंकि अनडिफाइन हो गई। तो इन दो वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0.5। तो हमारी ये थर्ड रो जो है ये सिलेक्ट हो गई। बेसिकली ये जो हमने की कॉलम सिलेक्ट किया है, की कॉलम के करस्पॉन्डिंग हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, x3। तो ये कौन सा वेरिएबल, जो की कॉलम का वेरिएबल होता है उसे हम एंटरिंग वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा की रो का वेरिएबल होता है s3, इसे हम लीविंग वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली आपका जो सिंप्लेक्स मेथड है उस तरह से काम करता है कि बेसिक वेरिएबल्स में से अगर कोई ऐसा वेरिएबल होता है जो हमने इनिशियली जो सपोज करते हैं ना, उसमें तो हम तो जस्ट वैसे ही सपोज करते हैं, ठीक है। लेकिन सिंप्लेक्स मेथड बड़े तरीके से जो उस बेसिक वेरिएबल्स में से जो हमने चूज़ किए थे, हमने ये 3 चूज़ किए थे ना कि ये बेसिक है, इनमें से उसने कहा कि नहीं s3 नॉन बेसिक का बिहेवियर रखता है, तो ये वाला लीव करेगा और इसमें से x3 जो कि बेसिक बिहेवियर रखता है ये एंटर करेगा, ठीक है। तो अगला जब हमारे पास टेबल बनेगा, ठीक है, जब अगला टेबल बनेगा तो उसमें से हमारे पास जो बेसिक वेरिएबल्स बनेंगे उसमें से s1 s2 अनचेंज। अब s3 की जगह s3 नहीं आएगा बल्कि एंटरिंग वेरिएबल x3 आएगा और यहाँ पे जो b आएगा तो s1 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पार्ट 0 है, s2 का 0 है, लेकिन x3 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पार्ट है 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम फिर से वहीं जाएंगे, ठीक है। अब हमारा Cj वैसे लिख लेंगे, अब आ जाएंगे सॉल्यूशन वैल्यू, ठीक है। Cj हम बिल्कुल वैसे की वैसी लाइन आएगी चेंज, और यहाँ पे वेरिएबल्स भी वैसे x2 x3
S1 S2 S3, ठीक है, और ऊपर वैसे कोएफिशिएंट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद अब हमारा यहाँ का सोल्यूशन रह जाता है। यहाँ का सोल्यूशन हम इस तरह से निकालते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो की कॉलम और की रो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो हमारा पॉइंट बनता है ये है पिवट पॉइंट। इस पिवट पॉइंट को हम 1 बनाते हैं और इसके ऊपर जितनी वैल्यूज होती है, यानी ये रो यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ ऑलरेडी 0 है तो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा पिवट पॉइंट है, इसके ऊपर यहाँ 0 है तो बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ 0 बनाना है, जैसे हम नॉर्मली जब भी निकालते हैं तो उसमें हम करते हैं ना कि पिवट पॉइंट को 1 और बाकी सबको 0, ऊपर उसके ऊपर नीचे 0। तो यहाँ पे हमने ऊपर 2 वैल्यूज है तो ऊपर वाली तो एक 0 है ही है, हमने सिर्फ इसको 0 बनाना है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही रो ऑपरेशन करके जब आप इस वाली रो को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4/5, लिखते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 -4/5, x2 में 3/5, यहाँ पे 1, यहाँ 0 0 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसके 1 के ऊपर 0 मौजूद है, तो बिल्कुल सेम वैसे की वैसी वैल्यूज हम दोबारा लिख देंगे, ठीक है। -2 4 0 0 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यहाँ बनाना था 0, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस वाली पूरी रो को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर यूं कह लें हमने इस पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से माइनस कर लेना है। तो यानी पहली अगर मैं वैल्यू देखती हूँ तो वहाँ पे है 7, तो 7 में से 2 × 3 7 - 6, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे x1 वाली वैल्यू देखो क्या है 3, ओके 3, वहाँ पे 3 है तो 3 - 4/5, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये बेसिकली वैल्यू बनेगी 3 + 12/5, तो ये 27/5, ठीक है। इसी तरह से दूसरी वैल्यू देखें, वो है जी हमारे पास -2, ठीक है, तो -2 और -6/5, यह आ जाएगा -16/5, और यहाँ पे 0 बन जाएगी वैल्यू, 3 - 3 0, ठीक है। 1 - 0 1 0 0 - 0 0 0 -3/5, तो यहाँ -3/5 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक ये सारा काम हो गया, ठीक है। अब हमने दोबारा वही लेना है, ठीक है, दोबारा क्या लेना है हमने, अब दोबारा से जीजे लेना है, ठीक है, जीजे बनाना है। अब हमने दोबारा से इस टेबलो के लिए अलग से जीजे बनाना है, फिर हमने जीजे माइनस सीजे लेना है, ठीक है, और फिर से हम दोबारा वही तरीका परफॉर्म करते हैं, जीजे माइनस सीजे, देखना है कि इसमें क्या तमाम वैल्यूज पॉजिटिव है। अगर तमाम वैल्यू 0 हो गई है या पॉजिटिव है तो फिर तो हमारा ये जो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन आएगा यही हमारा ऑप्टिमल होगा, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन आएगा यही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास मजीद सीजे माइनस सीजे में कोई वैल्यू नेगेटिव रह जाती है तो हम दोबारा से कोई प्रोसीजर करेंगे जो हमने पिछले में किया था। पहला टेबलो पहली इटरेशन, दूसरा टेबलो दूसरी इटरेशन, इसी तरह से ये इटरेटिव वर्क चलेगा और आप तब तक करेंगे जब तक आपके पास सीजे माइनस सीजे की तमाम वैल्यूज इस वाली म्यूटेशन को यानी पूरी रो जो बनती है उसमें तमाम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यूज नहीं आ जाती। किस केस के लिए, मैक्सिमाइजेशन के केस के लिए, ठीक है। अगर ये केस मिनिमाइजेशन का होता तो फिर हम इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती कि लेस देन इक्वल टू 0 मिनिमाइजेशन के केस के लिए, ठीक है। अब इसकी आप एग्जांपल देखेंगे तो अब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक
ठीक है। मोस्ट मिनिमम रेशियो हमने इसकी निकाली थी और उसको 0 सेट किया था, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर, अब ये वही सारे चेक पॉइंट, ठीक है। एग्जिटिंग वेरिएबल, अब चेक पॉइंट के जीजे माइनस सीजे में हमारे पास क्या है, ठीक है। अब वो कहता है कि जीजे माइनस सीजे आर पॉजिटिव, अगर तो हमारे पास केस है इट मीन जी मैक्स का, और अगर जी मिनिमम का केस होता तो वैल्यू इज नेगेटिव, ठीक है। तो हम उसकी नेगेटिव लेस देन इक्वल्स टू 0 में चेक करते हैं, ठीक है। या फिर आप एक मेथड ये भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ ग्रेटर देन का चेक करते हैं, आपके जो मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम है आप उनको भी मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर लो, कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब जैसे ये एक मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, आपके ऑथर ने क्या किया है, उसको सबसे पहले कन्वर्टेड फॉर्म में किया है कि जितने ग्रेटर वाले भी थे उनको भी लेस वाले में कन्वर्ट करके, ताकि सारे के सारे वेरिएबल्स लेट ही रहे, ठीक है, कोई सरप्लस आए ही ना। तो उसने यहाँ से भी मैक्सिमाइज कर दिया, यहाँ पे भी दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके ये भी लेस देन कर दिया। फिर वो आपका हर राइटर ना अपनी मर्जी से करता है, तो आपके ऑथर का जो पार्ट, आपका ऑथर जो ज्यादातर कंसीडर कर रहा है या यूं समझ लें जिसमें ज्यादा काम कर रहा है, वो है मैक्सिमाइजेशन और स्लैक वेरिएबल्स। अगर कहीं पे सरप्लस वेरिएबल्स वाली फॉर्म बनती है जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वो उसको भी लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर उस ये कोडिफाइड फॉर्म बनाता है और इसको फर्दर लेके सॉल्व करता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही हमने इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकाला, जो हमारे नॉन बेसिक थे वो 0, बेसिक्स का आंसर आया, ठीक है। फिर हमने टेबल बनाया, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ से आप वैल्यूज देख सकते हो कि हमने पहली कांस्टेंट इक्वेशन से वैल्यूज इधर 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 दी, दूसरी से, फिर तीसरी से, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जीजे कैसे निकाला है, जीजे बेसिकली हमने इस वैल्यू को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इस वैल्यू को इससे, फिर इस वैल्यू को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो सम आया वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली फिर इसी कॉलम को इस वाले कॉलम से, फिर इस वाले इस, ठीक है, तमाम कॉलम से। फिर इस जीजे वैल्यू को यहाँ ऊपर जो जीजे वैल्यू थी उसमें से माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिनिमम की कॉलम, या हमारा इनकमिंग वेरिएबल या एंटरिंग वेरिएबल, और जो हमारी मिनिमम रेशियो होगी वो हमारी की रो, या और उससे हमारा आउटपुट वेरिएबल, ठीक है। फिर उसी तरह से ये बता रहा है कि हम नई रो से ऊपर 0 बनाने हैं, ठीक है। और रो वही सारा रो ऑपरेशन वाला वर्क करके बता रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो आप यहाँ से देखें, वो जो पहले वाला था वो वहाँ 1 बन गया, ऊपर नीचे हमने 0 बना के वो सब वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे दोबारा हमने जब जीजे बनाया, जीजे माइनस सीजे बनाया, तो जीजे माइनस सीजे में अभी भी ये नेगेटिव टर्म आ रही थी, तो हमने इसी को की कॉलम ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ से हमने फिर से की रो बनाई रेशियो फार्मूला से, फिर उसके बाद दोबारा वही प्रोसीजर किया, तो हमारे पास जो हमारा इटरेशन टैबलो फॉर्म हुआ वो कुछ ये था, ठीक है। अब इस इटरेशन टैबलो में भी हमने वो सारा प्रोसीजर करने के बाद, रो ऑपरेशंस करने के बाद, हमारे पास जो हमारी जीजे बना ली, जीजे माइनस सीजे बनाई, तो हमारे पास या तो वैल्यू 0 आ रही है या फिर पॉजिटिव। तो यहाँ तक हमारा इटरेशन यानी थर्ड टैबलो पे हमारा काम खत्म हो गया, थर्ड टैबलो से, थर्ड इटरेशन से आगे नहीं गया, और यहाँ पे ये जो हमारा सॉल्यूशन आया है ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन क्या आया है कि x1 4 है, x2 की वैल्यू आपके पास 8 है, और s3 की वैल्यू आपके पास 20 है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब जब इसके करस्पॉन्डिंग जी की वैल्यू देखेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें जी मिनिमम वाले टेबल में पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह के कुछ आपके फर्दर इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं, उनमें क्या होगा कि आपको पहले फॉर्मुलेशन करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको कांस्टेंट सेट्स बनाएंगे और उसके बाद सिंपलेस्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल 13.2 जो है, अगर तो कोई प्रेजेंट करना चाहता है तो ठीक है, प्रेजेंटेशन दे दे वो, ठीक है। अगर वो खुद अगर कोई खुद स्टूडेंट कहता है कि मैं दूंगा तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर इतना बात नहीं। आज के लिए अभी मेथड देखें और इस मेथड से रिलेटेड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करें कि
क्या आया कि आपको ये समझने के बाद इतना कंसेप्ट मिला है कि आप कोई भी प्रॉब्लम इस तरह का न्यूमेरिकली हो तो आप उसको सिंपलेस्ट मेथड से सॉल्व कर सकें। तो सिंपलेस्ट मेथड को आपने